नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फंडामेंटल थ्योरम्स। फंडामेंटल थ्योरम्स जो है वह मूलभूत प्रमेय, समीकरण सिद्धांत की मूलभूत प्रमेय। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक शब्द बताया था, मूलभूत। मूलभूत का मतलब होता है वो चीजें जो बहुत जरूरी थी। समीकरण सिद्धांत किसी पे तो टिकी हुई है, कोई तो चीजें हैं, कोई तो सिद्धांत है, कोई तो नियम है या कोई तो प्रमेय है जिनके ऊपर ही टिकी हुई है। जैसे आप किसी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को देखिए, 4 माले की है, 5 माले की है, 10 माले की है, 100 माले की है, तो आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग के लिए एक जरूर एक नींव रही होगी। जितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है उतनी ही ठोस नींव उसकी रही होगी। बिना नींव के इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती, या कोई भी बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती बिना नींव के। तो नींव जो होता है वो ढांचा होता है, वो मजबूती होती है जो उसको टिके रहने में सहयोग करती है, मदद करती है ना। तो हर मैथमेटिक्स की जो भी एक ब्रांच है, जैसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, समीकरण सिद्धांत आप जो पढ़ रहे हैं, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। ब्रांच का मतलब शाखा, है ना। ब्रांच का मतलब एक शाखा। जैसे बैंक होती है, बैंक की अपनी अपनी शाखाएं होती है, एक चूरू शाखा, एक जयपुर शाखा, एक बीकानेर शाखा, एक कहीं और की शाखा। तो ये शाखाएं क्या होती है, अपने एरिया का काम करती है। अपना जो पर्टिकुलर एरिया, जो चूरू वाली बैंक है वो चूरू के लोगों का लेन देन करेगी, जयपुर वाली बैंक जयपुर के लोगों का लेन देन करेगी। वैसे ही मैथमेटिक्स की हर एक ब्रांच अपना अपना काम करते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो है वो समीकरण से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके बारे में काम करती है। ग्रुप थ्योरी जो है वो ग्रुप के बारे में काम करती है। मैट्रिक्स थ्योरी मैट्रिक्स के रिलेटेड काम करती है। तो हमने अलग अलग शाखाएं बना ली है जिसमें उसका पर्टिकुलर काम होता रहेगा। तो अभी हम जो समीकरण सिद्धांत पढ़ रहे हैं या थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसके लिए कुछ मूलभूत प्रमेय, और मूलभूत प्रमेय भी जो है वो काफी सारी है। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, एक स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा। ये जो थ्योरम है, ये जो प्रमेय अब लिखने जा रहा हूं मैं, इन सबको मैं आगे इस्तेमाल करूंगा अपने क्वेश्चंस में। अपने जो प्रश्नावली के जो सवाल है जिनको करूंगा मैं, तो उनमें मैं इन सिद्धांतों का, इन प्रमेयों का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, आइए वन बाय वन करके पढ़ते हैं, समझते हैं और ध्यान देखिएगा। पहला नंबर 1, जिसे गुणनखंड प्रमेय भी कहते हैं। गुणनखंड प्रमेय या फैक्टर थ्योरम। ये प्रमेय क्या कहती है कि यदि समीकरण एफ एक्स बराबर 0, ये मान लीजिए आपके समीकरण का एक मूल अल्फा है, इस समीकरण का जो एक मूल है अल्फा है, तो बहुपद एफ एक्स एक्स माइनस अल्फा से पूर्णतः विभाज्य है तथा इसका विलोम भी सत्य है। पहले ये स्टेटमेंट पे गौर करिए, फिर मैं आप समझाता हूँ कि क्या कहना चाहता है। इसका विलोम भी सत्य है। सुनिए बेटा क्या है। मान लीजिए आपका एक बहुपद है, ठीक है, उसका एक मूल है अल्फा। अगर उसका एक मूल अल्फा है तो x माइनस अल्फा जो आप बनाएंगे, एक इसे गुणनखंड कहते हैं। इस गुणनखंड में अगर एफ एक्स में आप x माइनस अल्फा का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं। ये गुणनखंड प्रमेय कहती है। गुणनखंड प्रमेय कहती है अगर किसी बहुपद का कोई समीकरण है, उसका मूल आपको पता है, तो अल्फा अगर आपको पता है कि मूल अल्फा है, तो x माइनस अल्फा करने पर एक गुणनखंड तैयार होगा जो सिर्फ उस बहुपद को पूरा पूरा विभाजित, पूरा पूरा भाग जाएगा। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब शेषफल 0 आएगा। जब शेषफल 0 आता है इसका मतलब पूरा पूरा भाग गया। अच्छा, इसका विलोम भी सत्य है। विलोम का मतलब अगर आपने भाग दिया, किसी गुणनखंड का भाग दिया x माइनस अल्फा का, और उसका भाग पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब है अल्फा जो है वो समीकरण का मूल होगा। समझ बात। मूल होगा तो x माइनस अल्फा का पूरा भाग जाएगा। x माइनस अल्फा का पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब अल्फा मूल है। मूल है तो भाग जाएगा, भाग जा रहा है तो मूल है। दोनों साइड से ये बातें जुड़ी हुई है। अगर अल्फा मूल है, रिपीट कर, अगर अल्फा मूल है तो x माइनस अल्फा का पूरा भाग जाएगा। x माइनस अल्फा का पूरा भाग जा रहा है तो अल्फा मूल है। ये गुणनखंड प्रमेय कहती है, जिसका भाग केवल गुणनखंडों का ही जाता है और गुणनखंड हमें मूल देते हैं। उल्टी बात करें तो मूल से गुणनखंड बनते हैं और गुणनखंडों का पूरा भाग जाता है। ठीक है, आइए अगले पे आते हैं। नंबर दो का नियम कहता है कि, अब यहां सुनिएगा, ये भी बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्रमेय है। प्रत्येक n कोटि के समीकरण, n कोटि का मतलब है जितनी घात का बहुपद है, n कोटि के समीकरण के ठीक n मूल होते हैं, ठीक n मूल होते हैं। अगर आपके पास यहाँ समीकरण की जगह बहुपद भी लिख सकते हैं। अगर कोई आपके पास n घात का बहुपद है तो बहुपद के ठीक n मूल होते हैं। मतलब अगर 5 घात का बहुपद है तो 5 उत्तर आएंगे, 10 घात का बहुपद है तो 10 उत्तर आएंगे, 3 घात का बहुपद है तो 3 उत्तर आएंगे। बिल्कुल सीधा सीधा संबंध है, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। जितनी घात का बहुपद है ठीक उतने मूल आपको मिलेंगे,
उतने ही x के मान मिलेंगे जितने घात का बहुपद है। जैसे द्विघात है, याद करो जब भी आपने द्विघात समीकरण को हल किया है तो 2 मूल आए, त्रिघात को हल करेंगे तो 3 आएंगे, 4 घात को हल करेंगे 4 आएंगे। ये कर ठीक आएंगे, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली उतना ही जितना समीकरण। तीसरे पर में यदि, तो बेटा ये नियम क्या कह रहा है, ये नियम कह रहा है कि आपके जो समीकरण है, जो बहुपद है, उसके सारे गुणांक वास्तविक है। तो चिंता मत कीजिए, हमारे सारे गुणांक वास्तविक होंगे। हमारा जो बहुपद होगा उसके गुणांक हम आइटा में कभी नहीं लेंगे और ना हमें दिए जाते हैं, हमेशा वास्तविक ही होते हैं। ये A0 जो है ना, ये एक वास्तविक नंबर होगा, A1 जो है वो एक वास्तविक संख्या होगी। कभी आपको याद भी नहीं आता होगा कि ये जो गुणांक है ये कभी काल्पनिक में आए हों, और ना अभी फर्स्ट ईयर में कभी काल्पनिक आएंगे। ये सारे गुणांक रियल नंबर में से आएंगे, मतलब बिना आइटा के। ये जितने गुणांक है ये बिना आइटा के आएंगे। तो अगर आपका बहुपद है जिसके गुणांक रियल नंबर हैं, तो इसका एक मूल अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा आ गया, इसे आपने हल किया और एक्स का एक मान आया अल्फा प्लस आइटा बीटा। अगर एक्स का एक मान अल्फा प्लस आइटा बीटा आ रहा है तो दूसरा अल्फा माइनस आइटा बीटा आएगा ही आएगा। यानी सम्मिश्र मूल जो होते हैं वो हमेशा जोड़े में आते हैं। सम्मिश्र मूल हमेशा जोड़े में आते हैं, यानी किसी भी बहुपद, अब मैं सामान्य बोल रहा हूँ बहुपद, क्योंकि हमारे बहुपदों में आइटा नहीं आता। हम जो सामान्य बहुपद हल करते हैं बेटा उनमें आइटा नहीं होता, उनके गुणांक हमेशा वास्तविक होते हैं, उनके गुणांक हमेशा वास्तविक होते हैं। इवन वास्तविक छोड़िए, अभी अंडर रूट 2 ही नहीं आता हमें गुणांक। अभी देखेंगे आपने समीकरण में कभी जो गुणांक होते हैं वो अंडर रूट में, जिसे कहते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं में नहीं आते। हमारे गुणांक तो परिमेय संख्याओं में आते, ये और है, रियल नंबर छोड़िए परिमेय संख्याओं में आते। तो अब अगर आपके गुणांक वास्तविक संख्या से है तो आपका जो बहुपद है उसका एक मूल अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा आ गया तो दूसरा मूल अल्फा माइनस आइटा बीटा आएगा, या अल्फा माइनस आइटा बीटा आ गया तो दूसरा अल्फा प्लस आइटा बीटा आएगा। मतलब काल्पनिक मूल, सीधी लाइन में बोलूं, सरल भाषा में बोलूं, स्ट्रेट बोलूं, तो काल्पनिक मूल, सम्मिश्र मूल हमेशा जोड़े में आते हैं, इकलौते नहीं आते। ये जब भी आएंगे एक साथ आएंगे, है ना। आने थे एक आदमी ने नुत्तो कौन दे सो, अगर नुत्तो दियो तो दोनों सागा ही आओगा, या तो एक ही को नहीं आओगा या फिर दोनों सागा हो, जोड़ा सा होगा। जब भी आओगा जोड़ा सा होगा, याद रखिए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, यदि समीकरण के गुणांक परिमेय है, मतलब परिमेय संख्या है, बट्टे वाली p बटा q टाइप वाली, गुणांक परिमेय है, अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा एक मूल है तो अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा भी एक मूल होगा, ये भी जोड़े से आएगा। लेकिन कब, जब मूल ऐसा होगा तो ऐसा होगा। लेकिन यहाँ बेटा एक शर्त डाल दी है, ध्यान रखिएगा, मूल जो है वो परिमेय होने चाहिए। परिमेय का मतलब p बटा q टाइप से, जो गुणांक है ना वो p बटा q टाइप से होने चाहिए। मतलब अंडर रूट 2 नहीं आना चाहिए, अंडर रूट 3 नहीं आना चाहिए, जो अपरिमेय संख्या है वो नहीं आनी चाहिए, गुणांकों में नहीं आनी चाहिए। और मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको, नहीं आते अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 हमारे गुणांकों में नहीं आते। हमारे गुणांक अधिकतर बट्टे में भी नहीं होते, हमारे गुणांक हमेशा पूरे पूरे होते हैं, पूर्णांक होते। कभी आपने याद किया हो, देखा हो, तो हमारे जो गुणांक होते हैं बट्टे छोड़, वो हमेशा पूर्णांकों में ही होते हैं, कभी बट्टे में आते ही नहीं है ना। लेकिन फिर भी इसने एहतियातन आपको बताया कि भाई बट्टे में नहीं होने, मतलब अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 इस टाइप से नहीं होनी चाहिए। अगर परिमेय संख्या में है और आपका मूल एक a प्लस अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा आता है तो फिर जोड़े में आएगा, a माइनस अंडर रूट बीटा भी आएगा, ऐसा ही एक मूल और भी आएगा। अगला 5वां, यदि a तथा b ऐसी दो संख्याएं इस प्रकार है कि एफ ए और एफ बी पे जो भी मान है विपरीत चिन्ह का है, अगर एक पे प्लस आ रहा है तो दूसरे पे माइनस आ रहा है, तो समीकरण का एक मूल ए तथा बी के मध्य है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम कहती है कि अगर आप मान लीजिए आपका फलन है जिसके आप मान निकाल रहे हैं, जिसके मूल आप निकाल रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी आपकी मदद कर सकता हूँ ये ढूंढने के लिए कि मूल कहाँ है, किसके बीच में। सपोज कीजिए, मान लीजिए आपकी कोई चीज गुम हो जाती है, ठीक है, और मैं आके आपको बता देता हूँ कि भाई उस कमरे में गुम हुई है, उस कमरे में ढूंढ ले, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम देखा था कि वो चीज तेरे हाथ में थी और तो कमरे में था। तो उसे क्या फायदा मिला, उसे ये फायदा मिला कि एक तो वो पूरे घर में ढूंढता, शहर में ढूंढता, जहां जहां वहां गया वहां ढूंढता। अब मैंने उसको एक जगह बता दी कि जा उस कमरे में गिरा होगा वहां ढूंढ ले। तो क्या हुआ, इतनी बड़ी जगह ढूंढने के बजाय वो छोटी सी जगह में ढूंढ लेगा, यानी अब उस चीज के मिलने की संभावना बढ़ गई है ना। तो ये प्रमेय जो है ये आपके आंसर को ढूंढने में मदद करती है। पहले जो आपको पता था कि आपका बहुपद जो है
उसका जो मूल है, अगर वास्तविक मूल है, तो वो माइनस अनंत से प्लस अनंत, मतलब पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि आंसर कुछ भी हो सकता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में कहीं भी हो सकता है। लेकिन ये प्रमेय दावा करती है कि एक काम करो, आप हर जगह मत ढूंढो, आप ऐसे ए और बी ढूंढ लो पहले, जिन पे एक पे फलन का मान प्लस आता हो और एक पे माइनस आता हो। सपोज कीजिए ए पे प्लस आ रहा है, मतलब जीरो से बड़ा आ रहा है, और बी पे जीरो से छोटा आ रहा है, तो फिर आपका जो आंसर है, जो मूल है, वो ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं है। आपका मूल ए और बी के बीच में, मतलब आपको जगह कम कर दी कि इस बीच में कहीं ना कहीं मूल होगा। आप देख लीजिए। अगले नंबर 6, प्रत्येक समघात कोई बहुपद ले लें। सम मतलब सम संख्या, 2 4 6, कोई समघात वाला बहुपद ले लें, कोई भी समघात का समीकरण ले लीजिए, और उसका जो अंतिम पद है, लास्ट लास्ट वाला, जिसका अंतिम पद ऋणात्मक है, मतलब माइनस का है, तो उस समीकरण के कम से कम दो मूल, दो तो पक्के ही हैं, कम से कम दो वास्तविक मूल होंगे, कम से कम दो वास्तविक मूल हैं। एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा, एक प्लस का आएगा, एक माइनस का, एक प्लस का होगा और एक माइनस का। अभी क्या बात हो रही है, आइए समझाता हूँ। कि आपके पास एक बहुपद है जो समघात का है। समघात का मतलब 2 पावर है, 4 पावर है, 6 पावर है, लेकिन विषम पावर नहीं होनी चाहिए, सम पावर का बहुपद होना चाहिए। और उसका जो अंतिम पद है, अंतिम पद यानी एन, ये आपका अंतिम पद है। ये अंतिम पद जो है ये माइनस का होना चाहिए, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो इस बहुपद के जो भी आंसर आएंगे, जितने भी आंसर आएंगे, उनमें से दो मूल जो है वो वास्तविक होंगे। हो सकता है इसके जो सारे मूल हैं, उन सारे मूलों में से सिर्फ दो मूल तो पक्के ही वास्तविक होंगे, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बाकी कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो 2 की गारंटी दे रहा है कि कम से कम 2। सपोज कीजिए एन जो है वो 6 पावर है, 6 पावर है, 6 पावर है, तो ये प्रमेय गारंटी लेती है कि अगर लास्ट लास्ट वाला पद जो है, जो अचर पद है, वो अगर ऋणात्मक है, माइनस का है, तो इसके दो मूल पक्के वास्तविक आएंगे, दो मूल पक्के वास्तविक आएंगे, दो से ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन दो की तो गारंटी है कि दो तो पक्के ही आएंगे जो वास्तविक होंगे। और आपको याद होगा, जो इसके 2 नंबर की जो प्रमेय थी, सेकंड नंबर वाली प्रमेय, मैंने आपसे बताया था कि एन कोटि के ठीक ठीक एन मूल होते हैं, मतलब जितनी घात का समीकरण है उसके उतने मूल होते हैं। अब ये नहीं बांधा गया कि वास्तविक होते हैं, काल्पनिक होते हैं, उतने मूल होते हैं। मूल होते हैं मतलब एक्स के मान आएंगे, 6 घात का समीकरण है तो 6 आंसर आएंगे। अब 6 में से काल्पनिक कितने आएंगे, वास्तविक कितने आएंगे, वो एक अलग बात है। बात है कि 6 होंगे, समझिए बात। फिर एक प्रमेय ने हमारा थोड़ी सी मदद कर दी कि भाई काल्पनिक मूल तो जोड़े में आते हैं, तो काल्पनिक मूल इकलौते नहीं आ सकते। तो अगर 6 घात का समीकरण है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक वास्तविक हो और 5 काल्पनिक हो। काल्पनिक 5 नहीं हो सकते, काल्पनिक जब होंगे तो दो दो के जोड़े में आएंगे, तो काल्पनिक 2 हो सकते, 0 हो सकते हैं, कोई काल्पनिक नहीं। 2 काल्पनिक हो सकते हैं क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस वाला, 2 काल्पनिक हो सकते हैं, 4 काल्पनिक हो सकते हैं, 6 काल्पनिक हो सकते हैं, काल्पनिक 7 नहीं हो सकते क्योंकि दो दो के जोड़े में आते हैं। काल्पनिक जब भी आते हैं जोड़े में आते हैं, याद ना, जोड़े में आते हैं। इस वजह से यहाँ पे भी देखिए, यहाँ मैंने कहा था 6 घात का समीकरण, 6 घात का समीकरण अंतिम पद अगर माइनस का है, तो ये प्रमेय कहती है कि इस समीकरण के दो मूल तो आप रिजर्व कर लीजिए पक्के, 6 में से दो मूल तो ऐसे हैं जो वास्तविक होंगे, मतलब वो काल्पनिक नहीं हो सकते, वो पक्के ही वास्तविक होंगे। और वास्तविक नहीं है उनमें से एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, ये प्रमेय कहती है। अगला और लास्ट, प्रत्येक विषम कोटि की समीकरण का चिन्ह, अगर विषम घात का समीकरण है तो इसका कम से कम एक मूल वास्तविक होगा, एक मूल तो पक्का ही वास्तविक होगा, चाहे पीछे वाला पद प्लस का हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पद तो पक्का ही वास्तविक होगा, एक मूल तो पक्का ही वास्तविक होगा। इस बात में तो ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। क्यों नहीं है, सपोज कीजिए 7 घात का समीकरण है और हमने पहले पीछे वाले प्रमेय से पढ़ा हुआ है कि काल्पनिक मूल तो जोड़े में आएंगे, तो काल्पनिक मूल 2 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 7 नहीं आ सकते, या तो 8 आ सकते हैं, 8 हो नहीं सकते क्योंकि 7 घात का समीकरण है तो 7 ही होंगे, 7 होंगे। तो काल्पनिक मूल अगर अधिकतम अधिकतम काल्पनिक मूल बनाए तो 6 बन सकते हैं, क्योंकि दो दो के जोड़े में आएंगे तो 2 4 6, तो वो 6 हो सकते हैं। तो बच गया एक मूल, उस मूल को फिर बचे हुए को तो, क्योंकि मूल या तो काल्पनिक होते हैं या वास्तविक होते हैं, तो काल्पनिक हो नहीं सकता, क्योंकि काल्पनिक अगर हो गया तो 7 हो जाएंगे, तो मजबूर होकर क्या करेगा बेचारा, वास्तविक होना ही पड़ेगा। इसीलिए कि जो विषम कोटि की होती है समीकरण, उसका एक मूल तो पक्का ही वास्तविक होता है। हाँ, एक फायदा होगा, जिसका चिन्ह समीकरण का अंतिम पद, जो समीकरण का सबसे लास्ट पद है, समीकरण के अंतिम पद के चिन्ह के विपरीत होगा, उसका उल्टा होगा। ये लीजिए, तो ये है हमारे 7 रूल। आइए वन बाय वन करके इनको रिवाइज कर लेते हैं।
ये गुणनखंड मूलभूत प्रमेय के, ये सारे मूलभूत प्रमेय बेटा, मूलभूत प्रमेय तो लिखे हुए 7 है, 7 नहीं है, कोई 15-20 है, क्योंकि बहुत सी प्रमेय और खोजी जा चुकी हैं और भी। ये जब भी लिखे, ये बस उतनी सी छाटी गई है जो आपके लिए, आपकी प्रश्नावली के सवाल करने के लिए काम आ सके। बस ऐसा नहीं है कि इसका मतलब सारी पूरी हो गई है, क्योंकि पूरी समीकरण सिद्धांत जो है वो पूरी बड़ी ब्रांच है और इस ब्रांच में बहुत सारी थ्योरमें ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। ठीक है ना। तो अभी जो कुछ चुनिंदा प्रमेय है वो छांट के डाली गई है ताकि आपके सवाल आप कर सकें। सबसे पहले गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय कहती है कि अगर, यहाँ से दोबारा से याद करें, गुणनखंड प्रमेय कहती है कि यदि अल्फा एक मूल है तो x माइनस अल्फा इसका एक गुणनखंड होगा, और गुणनखंड होने का मतलब जिसका पूरा पूरा भाग बहुपद में जाएगा। इसका उल्टा भी सही है, अगर कोई गुणनखंड है और उसका पूरा पूरा भाग जाता है तो x बराबर अल्फा या अल्फा उसका एक मूल होगा। ठीक है। प्रत्येक समीकरण में n घात के समीकरण है तो एग्जैक्टली n ही मूल होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि समीकरण की घात n हो और मूल कम हो या ज्यादा हो, नहीं हो सकता। जितने घात के समीकरण उतने मूल होंगे। नंबर 3 कहता है अगर समीकरण के गुणांक वास्तविक संख्या में है, जो कि हमेशा होते हैं, तो उसका एक मूल अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा आया है तो दूसरा मूल अल्फा माइनस आइटा बीटा आएगा। इसका मतलब काल्पनिक मूल हमेशा जोड़ों में आते हैं, युग्म में आते हैं। ऐसे ही समीकरण के गुणांक अगर परिमेय संख्याओं में है तो फिर अगर अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा आया तो अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा भी आएगा। ऐसे ही अगर ए और बी दो संख्याएं हैं जिन पे एक पे फलन का मान पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव आ रहा है, चाहे पहले वाले पे पॉजिटिव दूसरे वाले पे नेगेटिव या पहले वाले पे नेगेटिव दूसरे वाले पे पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पे अलग चिन्ह आना चाहिए। तो फिर वो जो ए और बी जो पॉजिटिव नेगेटिव दे रहे हैं, उन ए और बी के बीच में आपको एक मूल पक्का मिलेगा। नंबर 6, अगर कोई घात सम घात के मतलब सम है, 2 4 6 पावर की है, तो फिर उस समीकरण के दो मूल पक्के ही वास्तविक होंगे। कम से कम दो मूल तो गारंटी है, दो की तो गारंटी है। दो के बाद होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन दो की तो गारंटी है कि दो तो पक्के ही वास्तविक होंगे, जिसमें से एक धनात्मक होगा, एक प्लस का आएगा और दूसरा माइनस का आएगा। और सातवां नियम कहता है अगर पावर विषम है, विषम घात का बहुपद है, तो उसका एक मूल, चाहे गुणांक कैसे भी हो कैसे ना हो, चाहे अंतिम पद प्लस का हो माइनस का, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं आपको समझा चुका कि अगर विषम घात होगी तो एक पावर आपके पास बचेगी और वो काल्पनिक नहीं हो सकती, काल्पनिक हमेशा जोड़ों में आते हैं। तो अगर 7 घात का समीकरण हुआ तो भाई 6 ही काल्पनिक मूल हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। हो नहीं हो वो एक अलग बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 6 हो पाएंगे, 7 नहीं हो पाएंगे। 7 इसलिए नहीं हो सकते, काल्पनिक मूलों की संख्या कभी 7 नहीं होती, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है, 2 के गुणज में चलता है वो, तो यहाँ नहीं हो सकता। और एक मूल जो होगा वो वास्तविक होगा। ठीक है। जिसका चिन्ह समीकरण के अंतिम चिन्ह के विपरीत होगा। जो समीकरण का जो अंतिम पद है ना, एकदम लास्ट लास्ट वाला पद, उसका जो भी चिन्ह होगा उसके विपरीत में आएगा, एकदम लास्ट वाला। a0 x की पावर n a1, ये जो अंतिम है ना बेटा, ये इसका चिन्ह क्या है, प्लस है या माइनस, देख लीजिएगा। अगर प्लस आया तो वो जो वास्तविक मूल होगा उसका चिन्ह माइनस का आएगा, और अगर इसका चिन्ह माइनस का है तो उस वास्तविक मूल का चिन्ह प्लस आएगा। वैसे घबराइए मत, ये सिर्फ याद करने के लिए आपको, धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम लेते जाएंगे वो सब चीजें आपको याद होती जाएगी। और कुछ नियम तो आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले, जैसे छठा सातवां, ये तो काम आने वाले हैं ही नहीं। और ना ये कुछ इक्के दुक्के ये पांचवा भी काम नहीं आने वाला, मोटा मोटी आपको ये बात नहीं है नहीं। ये बात अगर देखें तो ये बात आपको सदियों से पता है, जितनी घात का बहुपद होता है उतने आंसर आते हैं, काल्पनिक मूल जोड़ों में आते हैं। ठीक है। गुणनखंड का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो आपने 10th क्लास में ना पढ़ी हो। बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, उनके नाम बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा नया लग रहा होगा, बाकी चीजें आपको पहले से ही पता थी, बस मैंने तो अरेंज किया। ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार इस लेक्चर को पूरा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और फिर जैसे हम इसके सवाल करें प्रश्नावली के तो आपको सारे नियम जो है जो काम के हैं वो सारे एकदम समझ आ जाएंगे। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।